मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो कि पहले कभी नहीं किया, कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए अमूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा निवेदन पूरा होगा। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए। मेरा नाम रमेश है और मैं एक मैकेनिक हूं। आज की यह कहानी मेरी है, पर यह सब मेरी आप बीती है। सब मैंने महसूस किया हुआ है। दोस्तों, दुनिया में हर वक्त हमारे आसपास कई सारी अजीब चीजें होती रहती हैं, पर कभी कभी हम हर एक चीज को समझ नहीं पाते, उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते। जैसे मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उस रात जिसे मैंने देखा था वह कोई डायन थी या फिर खून पीने वाली कोई पिशाच थी। पर उस दिन मेरे साथ जो भी हुआ, वह सोचकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूं। कहते हैं कि अगर डायन की नजर किसी पर पड़ जाए तो वह इंसान हर दिन मरता है। उस एक दिन के बाद मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वह रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं हमेशा की तरह अपने गैराज में काम कर रहा था। उस वक्त मुंबई के बाहर वाले रास्ते पर हाईवे के पास मेरा गैराज हुआ करता था। रात के कुछ 12 या 12:30 बज रहे थे। मेरा दोस्त रघु भी मेरे साथ गैराज में काम किया करता था, लेकिन उस रात वह किसी काम से कहीं गया हुआ था और मैं उसी का इंतजार करते हुए वहां रुका था। अब रात बहुत हो चुकी थी। उस जमाने में आज की तरह मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो इंतजार करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब भूख भी बहुत लग रही थी। आखिरकार मैंने सोचा कि किसी से लिफ्ट लेकर घर के लिए निकल जाना ही बेहतर होगा। तो मैंने गैराज बंद किया और रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कुछ 15 मिनट हो गए, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिली। रघु भी अब तक आया नहीं था। मैं रास्ते पर यहां वहां देख ही रहा था कि तब मैंने देखा कि कोई औरत हाईवे के दूसरी तरफ से कहीं जा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि वह ऐसे चल रही थी जैसे उसमें जरा भी जान न बची हो। किसी मुर्दा जॉम्बी की तरह गाड़ियां तो बहुत पास हो रही थीं, लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। मैंने फिर उस औरत को देखा तो अब वह औरत रास्ते के बीचों बीच चलने लगी थी। तब काफी अंधेरा हो चुका था। हाईवे से गुजरती गाड़ियों को छोड़ दें तो वह एक सुनसान इलाका था। आसपास कुछ 2-3 दुकानें थीं, लेकिन वह भी कब की बंद हो चुकी थी और हाईवे होने की वजह से गाड़ियां तेजी से पास हो रही थीं। कुछ गाड़ियां तो उस औरत के इतने पास से गुजर रही थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह औरत अपनी जान देना चाहती हो। अब तक वह अपने सर को झुकाकर चल रही थी। उसने एक बार भी अपना सर उठाकर नहीं देखा। कुछ ही वक्त बाद शायद उसे मेरे वहां होने का एहसास हुआ, तो वह रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ आते आते उसने अपना नीचे झुका हुआ सर उठाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वह शायद मुझे ही देखे जा रही थी। तो मैंने उसे दूर से ही आवाज दी, क्या हुआ? आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ शांत खड़ी रही। मैंने फिर कहा, पेट्रोल खत्म हो गया हो तो पेट्रोल पंप यहां से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस औरत ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास आने को कहा। मुझे लगा कोई बूढ़ी औरत होगी या फिर किसी तकलीफ में भी हो सकती है। तो मैंने हाईवे पर दाएं बाएं गाड़ियों को देखा और फिर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने पूरे शरीर पर काला कपड़ा ओढ़ रखा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे तैसे उसके नजदीक जाने लगा। अचानक मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द उठा और मेरा सर चकराने लगा। तब मुझे सामने सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही पल में मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे उस रोड को क्रॉस करने तक की मुझ में ताकत नहीं थी। तो फिर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मैंने महसूस किया कि जैसे वह औरत बिल्कुल मेरे पास खड़ी है। उसकी सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उसके हाथों की त्वचा खुरदरी और काली नजर आ रही थी। नाखून भी बड़े बड़े थे और मैं उसके हाथों को अपने गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखें लाल और चमक रही थीं और अब शायद वह मुझ पर हंस रही थी। मैंने एक बार ही उसकी हंसी सुनी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं रास्ते के किनारे पर था। मेरा दोस्त रघु मुझे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था।
जब मैं पूरे होश में आया तो उसने मुझसे पूछा, अबे क्या हुआ तुझे? मैं आया तब तो रास्ते में पड़ा हुआ था। मैंने यहाँ वहां देखते उसे कहा, पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे। और ऐसा कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर से हाथ घुमाया तो मेरे हाथ को खून लगा। मेरे नाक से अचानक से खून निकलने लगा था। तब रघु ने कहा, अरे अरे रमेश, तेरा चेहरा तो पूरा सफेद पड़ चुका है। हाथ पैर बुरी तरह से थरथरा रहे हैं, जैसे तेरी बॉडी से पूरा खून निकल गया हो। असल में मैं खुद तब थोड़ा डरा हुआ था। उस औरत को देखने के बाद से न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने रघु को कहा, मैंने अभी कुछ देर पहले किसी औरत को देखा, थोड़ी अजीब और भयानक। इतना कहते ही रघु ने मेरा पॉकेट, मेरे पैसे चेक किया। सब अपनी जगह पर था। हमने हाईवे पर सब तरफ देखा, लेकिन तब रास्ते में आसपास कोई नहीं था। तो मैंने कहा, पता नहीं कौन थी, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही। चली गई हो शायद आप पर। अब सब ठीक है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैंने जो भी देखा वो शायद मेरा वहम था, तो उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। सोचा शायद देर रात काम करने की वजह से मैं बहुत थक गया हूं और मुझे अब आराम करने की जरूरत है। और फिर मैंने रघु को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि मैंने क्या देखा था या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। लगा कि इस बात को अपने तक ही रखना अच्छा होगा। उसके 2 दिन बाद जब मैं रात को सो रहा था, तब मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैं किसी शमशान में खड़ा था। आसपास सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे सामने कुछ दूरी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने आग जल रही थी। मैं जान चुका था ये वही औरत है जिसे मैंने उस रात हाईवे के पास देखा था। वो अपने हाथों में कटोरा लेकर सामने एक पत्थर पर खून से कुछ अजीब से निशान बना रही थी और निशान बनाते बनाते अपने आप में कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। शायद वो किसी पर जादू टोना कर रही थी। उसे देख वहीं मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया, पर तब वो अचानक से हंसने लगी, जैसे उसे पता था कि मैं वहीं हूं। फिर अगले ही पल उसने अचानक से पलटकर मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देख वो फिर से अजीब तरह से हंसने लगी। अब मैं उसका वो भयानक रूप देखकर बहुत डर गया था। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। उसकी आवाज सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीख कर झटके से नींद से जाग उठा। वो एक बहुत ही बुरा सपना था। मैंने देखा कि मैं पसीना पसीना हो चुका हूं, पर मुझे अब भी यह एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं अंदर से बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे कमरे में उस वक्त कोई था जो शायद मुझ पर नजर रख रहा था। तभी मेरा दोस्त वहां आया। क्या हुआ रमेश, तू इतना काम क्यों रहा है? उसने झट से लाइट चालू की। मैंने कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। तो मैंने उसे कहा, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा, पर जागने के बाद भी मुझे वहीं एहसास हो रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने उसकी सांसों तक को महसूस किया तो दोस्त ने कहा, अरे यहां तेरे और मेरे सिवाय कोई नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा। चल अब सो जा मुझे। मेरे घर में भी अब डर लगने लगा था, न जाने क्यों, पर उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा कि सच में कोई मुझे लेने आ रहा है। वो औरत, कोई पिशाच, कोई चुड़ैल या फिर डायन। मैं उस औरत और इस सपने का संबंध लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब मुझे बार बार ऐसा लगने लगा था कि आगे जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। रात के अंधेरे में जैसे कोई मेरे आसपास मंडरा रहा है, मुझे ले जाने के लिए मौका ढूंढ रहा है। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं गराज गया था। अब तो मैं दिन में भी डरा डरा सा रहने लगा था और मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त को यह बात समझते देर नहीं लगी। उसने मुझे मेरे काम पर ध्यान देने के लिए कहा। फिर अगले कुछ दिनों तक मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया और न ही मुझे कोई काला साया दिखाई दिया। ऐसे ही एक रात मैं और मेरा दोस्त रघु, हम दोनों देर रात तक काम कर रहे थे। मैं कार को रिपेयर कर रहा था कि मैंने मेरे पीछे से सामने की तरफ एक उभरती हुई परछाई देखी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरा दोस्त मेरे पास ही खड़ा था, तो उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ रे रमेश? मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं अभी, मतलब ये कार में क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रही। उसने एक बार बोनट के अंदर झांक कर देखा, तब मेरा ध्यान गराज के बाहर गया। मैंने देखा कि कोई काला साया हाईवे के दूसरी तरफ खड़ा था और वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। वो देख फिर से मेरे सर में दर्द होने लगा, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। मेरे दोस्त को मेरी तकलीफ के बारे में पता चला तो उसने कहा, अबे रमेश,
तेरे नाक से तो खून निकल रहा है। अरे क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा भी उस दिन की तरह सफेद पड़ चुका है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा। रघु, पता नहीं तू मुझ पर यकीन करेगा या नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मुझे कोई साया नजर आ रहा है, और जब भी वो साया मुझे नजर आता है मेरे नाक से खून निकलने लगता है। सच बताऊं तो मैंने जब से उस औरत को देखा है मुझे बहुत डर लगने लगा है, जैसे उसने मुझ पर कोई जादू टोना कर दिया हो। जब भी मैं सोकर उठता हूं मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा खून निकाल लिया हो। तो रघु ने मुझे समझाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से तू बीमार लग रहा है। मुझे लगता है कोई डर तेरे दिल में बैठ गया है और उस वजह से तुझे वहम हो रहा है, तो कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। रघु की बात भी तब मुझे ठीक लगी, क्योंकि भूत पिशाच की बातें तब मुझे इतना पता नहीं थी और न ही मुझे समझ आती थी, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना ही ठीक समझा। अगले दिन मैंने डॉक्टर के पास जाकर मेरी तकलीफ बताई और मेरे चेकअप करवाया। 2-3 दिन में ही मुझे रिपोर्ट मिल गए, पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। डॉक्टर ने भी यही कहा कि दिमागी हालत ठीक लग रही है, लेकिन आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो उन्होंने मेरी तबीयत को देख कुछ दवाइयां शुरू की। मुझे और मेरे दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर सब ठीक है तो मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती क्यों चली जा रही है। मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, और एक रात उसने वो देखा जिससे उसे विश्वास हुआ कि मैं सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। वक्त पता नहीं क्या हुआ था, पर मेरे दोस्त ने मुझे बीच रात झंझोड़ते हुए नींद से जगाया। उठ रमेश, उठ उठ, जाग जा रमेश। मैं तो ऐसी हालत में था जैसे मैंने बहुत नशा कर रखा हो। मैंने आधी नींद की हालत में उससे पूछा, क्या क्या हुआ? क्या हुआ रघु? रमेश, अभी अभी मैंने उसे देखा। मैं जब तेरे कमरे के पास आया तो मैंने अंधेरे में उसे तेरे बिस्तर के पास बैठा देखा। वो कोई औरत ही थी। मैंने उसे देखते ही लाइट चालू की तो वो अचानक कहीं गायब हो गई। मैंने फिर लाइट बंद की तो वो फिर से नजर आने लगी। उसका मुंह तेरे गर्दन के पास था और वो तुझे कुछ कर रही थी। रघु के ऐसा कहते ही मैंने सामने आईने में देखा तो गर्दन के पास दांतों के कुछ निशान बने हुए थे और उनसे खून निकल रहा था। तब रघु ने कहा, देख अब भीतर चेहरा सफेद पड़ा हुआ है, ऐसा जैसे तेरे अंदर बिल्कुल भी खून नहीं है। मैंने रघु से पूछा, कैसे दिखती थी वो? वो काले कपड़ों में थी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। मैंने जब फिर से लाइट को चालू किया तो वह फिर से गायब हो गई। मैं तब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर तू ऐसा पड़ा हुआ था जैसे तुझ में जरा भी जान ना हो। उस रात हम दोनों भी डरे हुए थे। हम दोनों ने भी वो रात जैसे तैसे गुजार दी, पर आगे क्या करना था हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रघु की माने तो वो कोई खून पीने वाली पिशाचिनी थी। हमने दूसरे ही दिन एक तांत्रिक साधु के पास जाने का फैसला किया। हमने उस तांत्रिक को मेरे साथ हुई हर एक घटना के बारे में बताया। उसी दिन शाम को वो तांत्रिक मेरे घर पर आ गया, लेकिन पहले तो वो घर के अंदर आने को तैयार ही नहीं था। उसने बाहर से ही मकान को देखकर मुझसे कहा, तुम्हारे ऊपर किसी डायन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहती है। वो एक खून पीने वाली डायन है। तब साधु बाबा ने हम दोनों को एक एक काला धागा दिया और उस धागे को कलाई पर बांधने के लिए कहा, और फिर कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब घर के अंदर जाकर हनुमत मंत्र का पठन करेंगे और शायद उसी से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। वो डायन तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगी। बाबा के कहने के मुताबिक मैं और मेरा दोस्त रघु हम घर के अंदर चले गए। घर में धूप जलाई और हम सभी मंत्र का पठन करने लगे। मंत्र का जाप करते करते रात होने को आई थी, लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। तो फिर बाबा ने कहा, मेरी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कहीं और ही रहती है और शायद अंधेरा होने के बाद यहां बस वो तुम्हारा खून लेने के लिए आती है। तो फिर बाबा ने आगे मुझसे पूछा, सबसे पहले वो डायन तुम्हें कहाँ नजर आई थी? मैंने कहा कि मेरे गराज के बाहर रास्ते के किनारे। वही मेरा सबसे पहले उससे सामना हुआ था। तो बाबा ने आगे पूछा, वहां कोई शमशान वगैरह है? मुझे वहां का इतना पता नहीं था, लेकिन तब रघु ने आगे आते हुए कहा, हाँ बाबा, हमारे गराज से कुछ 1-1.5 किलोमीटर आगे एक शमशान है, लेकिन वो तो बहुत पुराना है और शायद अब बंद भी पड़ चुका हो। बाबा ने हम दोनों को उन्हें उस शमशान के पास ले जाने को कहा। शमशान के पास पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था, पर जैसे ही हम शमशान के पास पहुंचे, अचानक से मेरे नाक और मुंह से फिर से खून निकलने लगा।
अब मुझे यकीन हुआ कि मुझे जो भी तकलीफ हो रही थी उसका ताल्लुक जरूर इस शमशान से है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ता चला जा रहा है और तुम्हारे नाक से ये निकलता हुआ खून इस बात का सबूत है कि वो डायन यहीं कहीं है। उस डायन ने यहीं अपना काला जादू किया होगा, फिर वो यहीं से भटकती हुई अपने शिकार को ढूंढने निकली होगी और फिर रास्ते में तुम उसे मिल गए। अब हमें अंदर जाकर उस जगह को देखना होगा। जैसे ही हम सब अंदर जाने लगे, मेरा दिमाग जोर जोर से दर्द करने लगा। मुझे सब धुंधला सा दिखाई देने लगा। मैं समझ गया कि ये उस डायन का ही असर है, तो मैं वहीं रुक गया। पर बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे अंदर आना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हें उस जगह का पता चल गया है तो वो किसी भी हालत में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा की बात तो मैं सुन रहा था, पर तब सच में मुझ में जरा सी भी ताकत नहीं थी। मैं जैसे तैसे अपने कदम बढ़ा रहा था। मेरे अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। आखिरकार रघु ने मुझे सहारा दिया और वो मुझे उस शमशान के अंदर ले गया। मैंने बाबा को कहा, मुझे कहीं एक जगह बिठा दो, मुझ में अब आगे जाने की जरा भी ताकत नहीं है। तो बाबा ने अपने झोले से एक पीला कपड़ा निकाला और उसमें कुछ चीजें बांधकर उसे मेरे हाथ पर बांध दिया और फिर उन्होंने मुझे वहीं एक जगह पर रुकने को कहा। बाबा खुद अकेले ही अंदर चले गए। मेरा दोस्त मेरे साथ तो था, पर मुझे अब भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं। तभी मैंने किसी परछाई को पेड़ों के पीछे से छुपकर मुझे घूरते हुए देखा। हो ना हो ये वही डायन थी। उसके हंसने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में उसने मेरे दोस्त पर हमला कर दिया। मेरा दोस्त जाकर दूर गिर पड़ा और वो डायन मेरे पास आकर बैठ गई। वो अब भी मुझ पर हंसे जा रही थी। मुझ में उसे दूर करने तक की ताकत नहीं थी। मेरा दोस्त चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मेरे गर्दन को सहला रही थी, उसी जगह को जहां से वो खून पीती है, और फिर वो मुझसे कहने लगी, आखिरकार तुम खुद ही आ गए। अब मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। तभी बाबा ने पीछे से कोई राख जैसी चीज उस डायन पर फेंकी और वो ऊंची आवाज में मंत्र बोलने लगे। उनके मंत्र बोलते ही वो डायन चीखते चिल्लाते हुए मुझसे दूर हट गई। मेरा दोस्त भी उठकर मेरे पास आ गया। बाबा ने कुछ मंत्र बोलकर उस डायन को भस्म कर दिया। उन्होंने उस जगह तक को जला दिया जहां डायन काला जादू किया करती थी। तब बाबा ने मेरे पास आते हुए कहा, अब वो नष्ट हो चुकी है और अगर जिंदा भी हुई तो उसकी ताकत का जरिया ही खत्म हो गया है, इसीलिए वो अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हम घर वापस आ रहे थे तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी मैं इतना कमजोर हो चुका था कि मेरी तबीयत में सुधार आने के लिए 1 महीना लग गया। उस रात के बाद से मुझे वो डायन, उसका वो काला साया कभी नजर नहीं आया और फिर मैंने और रघु ने भी गराज की जगह को चेंज कर दिया। सुनसान इलाके को छोड़ हमने थोड़ा शहर के पास आकर फिर से अपना काम शुरू कर दिया। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसी लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।